Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 17 June 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we go on to understanding the articles of the day, let us understand आज का जो दिन है यानी कि 17 जून को हम क्या मनाते हैं. इस दिन को हम बनाते हैं द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स. डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स यानी कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट टू कॉम्बैट कैसे करें डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट्स को. तो अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये डेजर्टिफिकेशन या ड्राउट्स क्या होता है. डेजर्टिफिकेशन इज व्हेन यू टॉक अबाउट अ लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, जहां पे ग्रेजुअली आपका जो लैंड है ये इनफर्टाइल हो रहा है, ये बैरन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. व्हेयरएज ड्राउट जो है ये टेम्पररी होता है, राइट. ये एक शॉर्ट टर्म चीज होता है जहां पे पानी की कमी होती है जिसके कारण कुछ यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है, राइट. विद रिगार्ड टू क्लाइमेट के वजह से जब चीज होती है तब हम उसको बोलते हैं ड्राउट, जो एक शॉर्ट टर्म चीज होती है, टेम्पररी होती है. व्हेयरएज डेजर्टिफिकेशन इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट, इज फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. सो अगर हम देखें इसको कॉम्बैट करने के लिए एक दिन रखा गया है which is June 17. But why June 17? Why not any other day? Because June 17 को हमने अडॉप्ट किया था एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. तो ये बॉडी अडॉप्ट की थी 1994 में इस दिन पे. दैट इज वाई वी नोट दिस डे एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट. इस साल का जो थीम है यानी कि 2025 में जो थीम हम देखते हैं इज टू रिस्टोर द लैंड एंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज. सो दे कैन आस्क यू द थीम, तो थीम आपको याद रखना है. और यहाँ पे होस्टिंग नेशन कौन है, ये जो इवेंट होस्ट कर रहा है ग्लोबली, दैट इज कोलंबिया. सो इस साल यानी कि 2025 में कोलंबिया इज द होस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी नो कि ऐसे 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं और इसका सभी का टारगेट ईयर है 2030. तो 2030 में हमको एफर्ट्स लगाना है विद रिगार्ड टू हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, ओके, लाइफ अंडर वाटर. और गोल नंबर 15 जो है ये फोकस करता है लाइफ ऑन लैंड. सो एसडीजी गोल कौन सा रिलेट करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, दैट इज गोल नंबर 15. तो इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द 17 गोल्स, पर जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे तो उसके यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में वी विल ऑल्सो सी विच इज द गोल, बिकॉज वी नो दैट द टारगेट इज कमिंग नाउ 2030, दूर नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द गोल नंबर फॉर लाइफ ऑन लैंड, राइट. सो यहाँ पे आपको याद रखना है एसडीजी गोल नंबर 15 है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि डेजर्टिफिकेशन या ड्राउट्स ये क्यों होता है, राइट. नाउ इसके बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे कि हम देखते हैं ओवरग्रेजिंग. तो कैटल जब ओवर ग्रेसिंग करते हैं वी सी दैट द सॉइल बिकम्स लूज, सॉइल स्ट्रक्चर बिकम्स लूज, स्पेशली इवन ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन. जब आप ट्रीज को कट करते हो यहाँ पे जो सॉइल जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ये कम होता है. सो द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ऑल्सो कैन बी लॉस्ट. फर्दर जब हम फार्मिंग ठीक तरह से नहीं करते, राइट, वी मिसयूज. जैसे कि वी नो पहले जमाने में इंडिगो ग्रो करते थे और जिसके कारण यहाँ पे जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है ये कम हो जाती थी. सो व्हेनेवर यू अडॉप्ट प्रैक्टिसेस जहां पे आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हो, ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हो, देन द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, राइट. फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से बिकॉज हम देखते हैं कि पानी नहीं हो रहा है, लैक ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ नेचुरल यू नो बिकॉज ऑफ द कैलेमिटी, राइट. तो इसके वजह से भी हम देखते हैं ये सॉइल को डिग्रेड कर सकता है. एंड वाटर को जब आप मिसमैनेज करते हो यानी कि आप सबसे ज्यादा जब ग्राउंड वाटर को लेते हो, राइट, तो जिसमें क्या है पानी की कमी होती है इन दिस रीजन. सो दिस लीड्स टू वेरियस यू नो यू कैन से फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू डेजर्टिफिकेशन. तो अभी इंडिया की बात करें, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन रिगार्ड टू डेजर्टिफिकेशन.
तो डेजर्टिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारा ऐसे 30% ऑफ इंडिया का जो लैंड है, ओके, दैट इज अफेक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन। जैसे कि आप महाराष्ट्र में जो विदर्भा रीजन की बात करें, मराठवाड़ा की रीजन करें, या हम राजस्थान की बात करें, दैट वी गॉट अ लॉट ऑफ डेजर्ट रीजन्स इन दिस, एंड दिस ऑफ कोर्स इज अफेक्टिंग द होल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। फर्दर इंडिया ने होस्ट किया था, जो मैंने कहा, UNCCD, द इम्पोर्टेंट बॉडी टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट, एंड ड्राउट्स। तो ये कॉन्फ्रेंस होता है हर 2 साल में एक बार होता है। सो वी सी दैट COP14 जो है, COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आर नथिंग बट मीटिंग्स, ओके। तो ये आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी देखा होगा, COP29 था पिछले साल, वैसे ही इसके लिए भी हम कॉप्स बनाते हैं। तो इंडिया ने कौन सा कॉप किया था? इंडिया ने होस्ट किया था UNCCD COP14। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू हियर, कि अभी का जो कॉप है दैट वाज COP17, ओके, यानी कि इसका कॉप जो है 17, ये कहाँ पे हो रहा है? अगले साल होगा 2026 में। तो ये कहाँ पे होगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। वेयर इज द COP17 of the UNCCD occurring in 2017, which is the place? You are going to tell me in the comment section, right? Now, India ने टारगेट सेट किया है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम प्रिजर्व करेंगे, हम रिस्टोर करेंगे, यानी जो डिग्रेड हुआ है इसको हम वापस से रिस्टोर करेंगे। तो कितने हमने हमारा कौन सा टारगेट है? 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, एंड बाय विच ईयर? कॉमन गोल 2030, राइट। नाउ वर्ल्ड का टारगेट क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड का टारगेट है 350 मिलियन, यानी कि टोटल हम कितना हम रिस्टोर करेंगे? 350 मिलियन, दैट इज द होल वर्ल्ड टारगेट, एंड हमने यहाँ पे 26 बोला कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस टारगेट कॉल्ड? दिस टारगेट इज कॉल्ड एज बॉर्न चैलेंज। इस टारगेट का हमने नाम क्या दिया है? इट इज कॉल्ड एज बॉर्न चैलेंज। बॉर्न इज ऑल्सो द कैप इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNCCD, ठीक है। बॉर्न जो है ये हेडक्वार्टर्स भी है ऑफ द UNCCD। बॉर्न जो है ये जगह का नाम है, एंड बॉर्न कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन जर्मनी, ठीक है। बॉर्न इज लोकेटेड इन जर्मनी, राइट। नाउ व्हाट आर स्टेप्स दैट इंडिया हैज टेकन? जैसे हमने एक टारगेट तो देखा है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिस्टोर करेंगे जो डिग्रेड हुआ है। इसके अलावा हमने बोला कि हम जो ट्रीज जो है ये हम अफॉरेस्टेशन करेंगे, ग्रो करेंगे, इंश्योर करेंगे। सो व्हाट इज इंडियाज टारगेट? हमारा टारगेट है कि हम 33% ऑफ इंडियाज लैंड को अफॉरेस्टेशन में आएंगे, फॉरेस्ट लैंड्स में लेके आएंगे। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हम 33% लेके आएंगे बाय विच ईयर? बाय 2030। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अफॉरेस्टेशन में हमने टारगेट दिए हैं नेशनल एक्शन प्लान। सो टू टेल कि हमारा हम कितने एक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमने खुद का प्लान बनाया है कि कैसे हम डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करेंगे, विच इज कॉल्ड एज अ नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। फिर है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? यहाँ पे फार्मर्स को बताया जाता है कि आपके जमीन में कौन से कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना उनका मात्रा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो दे नो कि कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज करे, कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज करे, सो दे विल हैव अ बेटर आइडिया, ताकि वो लैंड को यहाँ पे इंश्योर ना करे कि ओवर अनसस्टेनेबल जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं वो बंद करें। सो सॉइल हेल्थ कार्ड, हर फार्मर को ऐसा कार्ड मिलेगा जहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा क्रॉप, कौन सा यहाँ पे ग्रो हो सकता है बेटर, आपके जमीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब बताया गया है। तो ये जो स्कीम आया था 2015, इसके 10 साल पूरे हुए हैं। सो वी सी दैट इज द सॉइल हेल्थ कार्ड। एंड देन वी हैव नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि जो हम वाटर जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जब यूज करते हैं, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम जो यूज करते हैं, दैट ऑल्सो शुड बी वेल मेंटेन्ड, अदरवाइज दिस ऑल्सो कैन लीड टू ड्राउट एंड डेजर्टिफिकेशन, राइट। तो ये पूरा हमने देखा इंडिया के इनिशिएटिव्स विद रिगार्ड टू combating desertification. Now another aspect that we're going to see is BORN. ये आज के न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल है with regard to Indian Express में दिया है BORN Climate Change Conference. Now this is a climate change conference, okay? Don't get confused. पहला जो BORN था हमने देखा था BORN Challenge, that was with desertification. ये है climate change के बारे में. So let's understand what exactly is this telling us. ये जो है ये कॉन्फ्रेंस
स्टार्ट हुआ था जून 10th को, ऑल द वे टू जून 26th ये कॉन्फ्रेंस होगा। नाउ व्हाट इज दिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? बिकॉज क्लाइमेट चेंज में हमने देखा है कि यहाँ पे भी कॉप्स होते हैं, तो क्या ये कॉप है? द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सच। ये बस होस्ट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे हमने UNCCD देखा, वैसे UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, जो ये भी 1994 में एस्टैब्लिश हुआ। 92 इज व्हेन द रियो अर्थ समिट हुआ, उसके अंदर हमने देखे 3 कॉन्फ्रेंसेस, बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, एंड तीसरा हमने देखा है विद रिगार्ड टू CCD, दैट इज डेजर्टिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो आया था, हर साल इनका मीटिंग होता है, दिस हैपेंस एवरी ईयर। डेजर्टिफिकेशन का होता है 2 साल में एक बार। तो ये जो मीटिंग है लास्ट टाइम हुआ था COP29, राइट, इसीलिए इसका जो नंबर है 29 है, बिकॉज ये हर साल हो रहा है। तो ये लास्ट ईयर था COP29 जो था बाकू अजरबैजान में। अगला जो COP होगा विच विल बी COP30, अभी ये होगा इस साल में, यानी कि 2025 ना। यूजुअली ये मीटिंग्स होते हैं नवंबर दिसंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में ये मीटिंग्स होते हैं। कैन यू टेल मी वेयर इज COP30 ऑफ UNFCCC हैपनिंग? वेयर इज द COP30 ऑफ UNFCCC हैपनिंग? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर दिस। तो ये मीटिंग होगा COP30। तो ये बॉन कॉन्फ्रेंस क्या है? ये डिसाइड करते हैं कि क्या डिस्कस होना चाहिए इन द कमिंग मीटिंग। सो दिस इज लाइक अ प्रिपेरेटरी मीटिंग फॉर द बिगर मीटिंग। ओके, ये एक छोटा मीटिंग होता है टू डिसाइड ऑन द बिगर मीटिंग। सो ये हमेशा होता है जून जुलाई के महीने में, ओके, टू प्रिपेयर द कंट्रीज, टू प्रिपेयर व्हाट इज द एजेंडा एंड ऑल ऑफ दैट बिफोर वी हैव द एक्चुअल समिट, एक्चुअल मीटिंग। ओके, तो ये इसको कहते हैं सेशंस ऑफ द UNFCCC सब्सिडरी बॉडीज। ओके, इसको ये और एक नाम दिया गया है। Now, what are the bodies that are involved in this? यहाँ पे you have SBI and SBSTA. जो पहला बॉडी है सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, SBI, ये काम करता है रिव्यू करने में द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। जो भी क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हुए, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट, इसका ये पूरा रिव्यू करता है, डिस्कस करता है कि क्या और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देना चाहिए फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, सो दिस इज द रिव्यूइंग बॉडी। द सेकेंड बॉडी इज द एडवाइजिंग बॉडी, विच इज दैट बॉडी कॉल्ड SBSTA, विच इज द सस्टेनेबल सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। नाम से पता चलता है ये वाला बॉडी जो है ये एडवाइस दे रहा है, राइट, एडवाइस दे रहा है विद रिगार्ड टू द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, विद रिगार्ड टू द साइंटिफिक एस्पेक्ट, विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज। तो ये 2 बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। हमको याद रखना है कि UNFCCC का भी जो हेडक्वार्टर्स है ये सेम बॉन में ही है, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे बॉन कॉन्फ्रेंस है, वहां पे बॉन चैलेंज देखा था, यहाँ पे बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे वी ऑल्सो आर सीइंग समथिंग कॉल्ड एज द ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, GGA, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। तो यहाँ पे कंट्रीज ये भी डिसाइड कर रही है इस कॉन्फ्रेंस में कि हमको एक कॉमन गोल होना चाहिए जो सभी कंट्रीज अडेप्ट करें। जैसे कि हमने देखा था पेरिस एग्रीमेंट में वी हैड सेट द टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये एक एफर्ट मारना चाहिए टू एंश्योर कि इससे ज्यादा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग ना हो, बढ़े ना, राइट। तो वैसे ही कोई कॉमन गोल होना चाहिए, यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द होल एस्पेक्ट जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, यानी कि 26 जून को जब खत्म होगा। पर ये अभी न्यूज में है तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, राइट। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट वी हैव कवर्ड आल्सो यस्टरडे एंड दैट इज विद रिगार्ड टू इजराइल ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं एंड आज न्यूज में क्या है उसको भी मैं ऐड कर दूंगी, राइट। So starting with, firstly, what happened on June 13th? June 13, इजराइल ने स्ट्राइक किया ईरान पे अंडर द ऑपरेशन द राइजिंग लायन। ओके, ऑपरेशन का नाम क्या है? राइजिंग लायन। तो इन्होंने कहां पे स्ट्राइक किया? इन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक्स किया तेहरान में जो इनका कैपिटल है ईरान का, नातान्स दैट इज अ यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, रिसर्च सेंटर्स, मिलिट्री बेसिस तबरीज में, अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट
करमानशाह में, एंड फोर्डो फैसिलिटी एंड बुशहर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये ओनली कमर्शियल न्यूक्लियर, यानी कि दिस इज द ओनली प्राइवेट फैसिलिटी इन ईरान, बाकी गवर्नमेंट ओन्ड है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मैप पे, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखेंगे, ओके, तो इस्फहान, अराक, नतान्स, करमनशाह, तबरीज। नाउ दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट बिकॉज यहाँ पे अभी भी वॉर चल रहा है, राइट, यहाँ पे अभी भी अटैक्स चल रहे हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द सेम। अभी इजराइल ने ऐसा क्यों किया, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? Israel wanted to disrupt the nuclear program of Iran। इसीलिए देखो ये जो भी यहाँ पे उन्होंने सेंटर्स में अटैक किया, it was with regard to the storage, missile storage, military bases, enrichment facilities, nuclear research centers, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया because they wanted to kind of disrupt Iran's nuclear प्रोग्राम। फर्दर ये डिग्रेड भी करना चाहती है इजराइल ईरान की डिफेंस, और उसको जो एक लीडर है, राइट, उसको वो एलिमिनेट करना चाहती है। डज नॉट वांट टू क्रिएट मेक ईरान एज अ इंपॉर्टेंट लीडर इन द मिडिल ईस्ट, इन द वेस्ट एशिया। तो इसको यहाँ पे उसका जो स्टेटस है ये कम करना चाहती है। दैट इज व्हाट इजराइल वांट्स टू डू। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने क्या रिटेलिएट किया? यस, ईरान ने रिटेलिएट किया और उनका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसेस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसेस 3। तो इन्होंने भी बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पे अटैक किए इन द रीजन्स ऑफ टेल अवीव एंड जेरूसलम। कैजुअलिटीज की बात करें, डेथ्स की बात करें, यहाँ पे ईरान फेस्ड मोर कैजुअलिटीज, राइट। ईरान यहाँ पे हैड 224 डेथ्स सो फार, एंड ऑन द अदर हैंड इजराइल यहाँ पे डेथ्स की बात करें, इट वाज जस्ट 24। Okay, now we are still yet to see what is unfolding in this, but let's understand why did Israel do it? What are the relations? History जानते हैं इजराइल और ईरान की। Okay, so before we go on to understand the history, let's also see the map because आपके एग्जाम में मैप्स भी पूछा जाता है कि कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं। एलेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। सो ईरान का अगर हम ईरान की बात करें, सो विच आर द कंट्रीज सराउंडिंग ईरान, प्लीज नोट डाउन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इस साइड है। ईरान के इस साइड में कौन से कंट्रीज हैं? सो वी हैव Iraq, okay, we have Turkey, we have Armenia, ठीक है, ये अर्मेनिया है, and we have Azerbaijan, ठीक है। So once again, Azerbaijan, Armenia, Turkey and Iraq, ठीक है, ये countries हैं। Now, what is the waters that we see that Iran has? ईरान के पास we have bordering, एक है कैस्पियन सी, याद रखना कैस्पियन सी, and दूसरा यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, ठीक है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल रीजन, ये जो रीजन है, ओके, इसको हम बोलते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये जो पतला सा रीजन है, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे बहुत सारा शिपिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट, स्पेशली विद रिगार्ड टू दिस कंट्रीज। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पे हम देखते हैं ओमान और यूएई का भी यहाँ पे लगता है। Got it? So now ये है ईरान के neighbors. Now let us see इजराइल के neighbors. So these are some questions that can be expected. इजराइल के neighbors की बात करें, we have Egypt, Jordan, Syria and Lebanon. Okay, ये चार ही है यहाँ पे, easy. Lebanon, Syria, Jordan and Egypt. इजराइल को कौन सा पानी यहाँ पे लगता है? We have the Mediterranean Sea. Okay, Mediterranean Sea. So I hope this has been clear with regard to your map. Now coming to understand the background of this. तो अगर हम देखते हैं कि इजराइल और ईरान के रिलेशंस एक्चुअल में हिस्टोरिकली इतने बुरे नहीं थे। In fact, they were friends. Okay, Iran had supported Israel. In fact, this was one of the earliest country to consider Israel as a state. ठीक है, ईरान वॉज द सेकेंड मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल 1948 में जब बना था। सो हाउ वर द रिलेशंस चेंज्ड? सो 1979 के पहले लीडर अलग थे। व्हाट वाज द लीडर? वी हैव मोहम्मद रेजा शाह, ओके, रेजा शाह पहलवी,
तो ये जो लीडर थे, ही इज कॉल्ड एज द लास्ट एम्परर ऑफ द शाह. नाउ दिस रूलर वाज प्रो वेस्टर्न. ये यूएस के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा थे एंड ही वाज गुड रिलेशंस विद यूएस एंड दैट इज व्हाई ही आल्सो सपोर्टेड इजराइल. ठीक है, सो इनके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे. बट 1979 के बाद ये सिचुएशन चेंज हुई. तो 1979 में क्या हुआ? देयर वाज एन इस्लामिक रेवोल्यूशन. Okay, there was an Islamic revolution. So they overturned the rule of Reza Pahlavi and Shah ruler को हटा के we saw the coming of a theocratic state, Islamic state, theocracy under whose rule? Ayatollah Khomeini. Now what do you mean by theocracy? Theocracy का मतलब है जब एक religious head होता है, एक country का religious head होता है और इनके जो state laws हैं they are replaced by religious laws. यानी they are mainly following, जैसे for example शरिया के laws में, right? So वैसे ही this became a theocratic state. तो यहाँ पे obviously बात है, इन्होंने western से अपने ties cut कर लिए. That means now they are not so much linked to the western countries. They are looking for increasing the Islamic supremacy, right? They are trying to connect with the Islamic leaders. तो यहाँ पे हम देखते हैं there is also some ideological differences because अगर आप देखें इजराइल जो है इट इज अ ज्यूइश स्टेट, whereas अगर हम ईरान की बात करें इट इज अ शिया इस्लामिक स्टेट, राइट? शिया इस्लामिक. तो ऐसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे दोनों के बिकॉज दिस नाउ बिकेम अ थियोक्रेटिक स्टेट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ईरान फिर सपोर्ट करने लगा कुछ ऐसे ग्रुप्स को जो इजराइल को परेशान करने लगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमास, हेजबोल्ला. ठीक है, ऐसे सब ग्रुप्स यहाँ पे अटैक करने लगे. दीज आर कॉल्ड एज प्रॉक्सी वॉर्स, जहाँ पे तुम डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हो, तुम किसी और ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो और ये ग्रुप तुम्हारे दुश्मन को यहाँ पे अटैक कर रहा है. सो विच वर द ग्रुप्स? हमास. ना हमास यू विल फाइंड विच इज इन द गाजा स्ट्रिप विच यू टॉक अबाउट द पैलेस्टीन रीजन, राइट? व्हेयरएज हेजबोल्ला ये कहाँ पे है? ये है लेबनान में. तो ईरान इन ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगा. इनफैक्ट देयर इज वन मोर ग्रुप जो है हुतीज, राइट? कैन यू टेल मी हुतीज जो है ये कौन से कंट्री में स्थित है? हुतीज जो है अगेन ईरान सपोर्ट करता है इनको, लेकिन दिस इज अनदर कंट्री में दे आर लोकेटेड. व्हिच इज द कंट्री दैट दे आर लोकेटेड इन? यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ इसके अलावा हमने देखा हमास ने जब फर्दर एस्केलेट किया, अटैक किया था अक्टूबर 7, 2023 में इन इजराइल. जब इन्होंने अटैक किया था दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन ईरान एंड इजराइल ज्यादा हो गए. फर्दर इजराइल को यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है ईरान से? इजराइल को यहाँ पे लगता है कि ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ये जो है ये तबाही मचाएगा. इट डज नॉट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर फैसिलिटी, यूरेनियम एनरिचमेंट. ठीक है, बिकॉज वो लगेगा कि अगर देयर इज वन केस वेयर अगर उनके पास ये आएगा यूरेनियम एनरिचमेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी आएगी, दे विल मिसयूज दैट. इसमें ज्यादा वॉर होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन. इसीलिए वो नहीं चाहता कि ईरान के पास हो. देयर इज अनदर स्टैंड दैट इजराइल वांट्स टू हैव द होल हेजेमनी. इट वांट्स टू क्रिएट बी अ डोमिनेंट पावर इन वेस्ट एशिया. तो जिसके कारण यहाँ पे वो नहीं चाहता कि और एक उसका एक दुश्मन हो जहाँ पे उनके पास भी ऐसे ही न्यूक्लियर फैसिलिटी हो. Now coming to understand, ये फैसिलिटी कहाँ पे है? नतान्स, जहाँ पे ये अटैक भी हुआ है. फर्दर ईरान कहता है कि नहीं, हम तो बस पीसफुल यूज के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे. वी डोंट वांट टू डू वेपनाइजेशन, हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे. बट इजराइल को लगता है नहीं, ये मिसयूज करेगा. फर्दर क्या मेजर इवेंट हो सकता होगा कि अभी ये अटैक हुआ है? Now firstly हम देखते हैं कि IAEA, that is the International Atomic Agency, International Atomic Energy Agency, इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे इन्होंने सेंशर किया ईरान फॉर नॉन कॉपरेशन. वो कहता है कि ईरान जो है नॉन कॉपरेट करता है, वो बताता नहीं कि कितना है, कितना उन्होंने स्टोरेज किया, एनरिचमेंट किया. दिस डज नॉट गिव अस द एक्चुअल पिक्चर कि ईरान क्या करता है न्यूक्लियर फैसिलिटी में. सो दैट इज व्हाट द IAEA सेज. सेकेंड एस्पेक्ट इज यूएस और ईरान के यहाँ पे टॉक्स चल रहे थे, क्योंकि यूएस भी कह रहा था ईरान को कि तुम यहाँ पे मत करो विद रिगार्ड टू द न्यूक्लियर एनरिचमेंट. तो यहाँ पे जो टॉक्स होने वाले थे मस्कट में ये भी कैंसिल हो गए. सो इट इज सेड कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इट इज सो कि इजराइल को यहाँ पे ट्रिगर हुआ और इजराइल ने लाइकली ये इसीलिए अटैक किया है.
नाउ इन दिस केस दूसरे कंट्रीज ने कैसा रिएक्ट किया है, लेट अस अंडरस्टैंड. इफ यू टॉक अबाउट यूएस, ओके, यूएस यहाँ पे डिनाई करता है, ओके 1 मिनट, या यूएस कहता है, यानी कि ट्रंप यहाँ पे डिनाई करता है कि हमारा यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. वी आर डिनाइंग एनी सच इन्वॉल्वमेंट हियर. फर्दर ईरान को अर्ज किया है कि तुम यहाँ पे न्यूक्लियर डील एक्सेप्ट करो, सो दैट कोई फ्यूचर यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, राइट. यहाँ पे फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना हो, यहाँ पे और तबाही ना हो, नो मोर फर्दर लॉस ऑफ लाइव्स. तो अभी तुम अच्छे से एक्सेप्ट करो और तुम न्यूक्लियर यहाँ पे जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है तुम यहाँ पे बंद करो. फर्दर सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग ईरान. ओके, सो अगेन इजराइल की अग्रेशन को कंडेम करता है ये, एंड इट इज सेड दैट इट इज वायलेटिंग ईरान्स सोवरेनिटी. इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया यहाँ पे कहता है कि बोथ साइड्स जो है जंग मत करो, ओके, अवॉइड एस्केलेशन. तो इन्होंने नेतन्याहू ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पीएम मोदी हैज टोल्ड नेतन्याहू कि पीस और स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं. एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने भी कम्युनिकेट किया इजराइल एंड ईरान की काउंटर पार्ट से, यानी उनके मिनिस्टर लेवल पे इन्होंने बातचीत भी की है. नाउ चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है? चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है? चाइना यहाँ पे कंडेम क्रिटिसाइज कर रहा है इजराइल टैक्स, बिकॉज वी सी दैट ईरान is of course not liking Israel and its counterpart that is US. Okay, ईरान कहता है इजराइल को as a smaller Satan and US को उसको नेम दिया है the greater Satan. So little Satan, greater Satan, because ये दोनों दोस्त हैं. चाइना भी दोस्त, मतलब इट्स नॉट इन अ गुड रिलेशन विद यूएस, तो उसको यूएस पसंद नहीं है, सो ऑटोमेटिकली उसको इजराइल भी पसंद नहीं है. सो दैट इज द केस विद रिगार्ड टू दिस. सो दिस हैज रीअफर्म द सपोर्ट फॉर ईरान सॉवरेनिटी. चाइना यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है एंड इट इज सेइंग कि हम यहाँ पे मीडिएट करने भी राजी है तुम्हारे बीच में, जो भी ईरान और इजराइल में जो भी चैलेंजेस हैं, वी आर रेडी टू कम एंड मीडिएट द सेम. तो ये दूसरे कंट्रीज ने यहाँ पे बताया है. Now coming to understand इससे आगे क्या हो सकता है, what could happen next? Of course that is a big question for all of us, but इससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं. Mainly these we have major leaders, global leaders and academicians and scientists, and now they have said what could happen. Now इन्होंने कहा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये जो ईरान है इट इज अ मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल, मिडिल ईस्ट इज अ ग्रेटर सप्लायर ऑफ ऑयल. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एस्केलेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ज्यादा ट्रेड नहीं हो पाएगा, राइट. यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शिपिंग कैन बी अफेक्टेड, तो जिसके कारण प्राइसेस ऑफ द ऑयल्स कैन इंक्रीज, राइट. एंड रेड सी शिपिंग रूट, यहाँ पे जो मेजर रूट है विद रिगार्ड टू शिपिंग, ये भी अफेक्ट हो सकते हैं. इसके अलावा इजराइल के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, यूएस का सपोर्ट है, राइट. तो यहाँ पे इट स्टिल फेसेस सम ग्लोबल क्रिटिसिज्म. एग्जांपल यहाँ पे सऊदी अरेबिया इसको ये कर रहा है, चाइना भी इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है, बिकॉज इसका जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है विद गाजा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके लिए भी इनको बैकलैश मिला है. फर्दर Iran also on the other hand faces economic sanctions, domestic unrest, leadership losses. यहाँ पे उनके लीडर भी मर गए थे with regard to a helicopter crash. So this has been not a very stable atmosphere for Iran also in the same case. Uncertain escalations हो सकते हैं, एंड जब तक दोनों कंट्रीज यहाँ पे de-escalate नहीं करते, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं करते हैं, कुछ कहना यहाँ पे it's not correct to say here because it is going to be too soon. So unless there is some talks, diplomatic ties that we'll see, only then we can expect something to happen. तो यहाँ पे चाइना, रशिया, बुर्किना फासो, इन्होंने यहाँ पे बैक किया है, सपोर्ट किया है ईरान को, बट अदरवाइज IAEA में ईरान को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, because we fear that it's not being transparent, और यहाँ पे कुछ और मिसयूज कर सकता है with regard to the nuclear power. So ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है with regard to Iran. Let's now proceed to another international event that we see, and that is the G7 summit. G7 summit कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है in Canada in a place called Kananaskis
ओके, कैनानस्किस अल्बर्टा, ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है। सो अगेन G7 के बारे में क्विकली हम एक रिकैप देखते हैं फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हियर। इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, 7 कंट्रीज है तो 7 कंट्रीज बाय हार्ट होने चाहिए। इट इज कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ठीक है, ये कंट्रीज हैं। रिमेंबर इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है बिकॉज हमको इन्विटेशन दिया गया था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के दौरान। सो प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के? इट इज मार्क कार्नी। Okay, Mark Carney is the one who has invited, and this is on the backdrop. अगर हम देखते हैं पहले इंडिया कनाडा के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। We have Justin Trudeau who was the earlier prime minister who had put allegations on India कि हम यहाँ पे खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट को कैनेडियन ग्राउंड्स में मार रहे हैं, एग्जाम्पल हरदीप सिंह निज्जर, तो इंडिया का हाथ था, ये सब उन्होंने बोला। So he had a lot of problems with India in that front, but Mark Carney is showing some support to India in this regard, और उन्होंने यहाँ पे हमको invite किया। There's also one more member called as the European Union, ठीक है, the European Union, and who also participates, except it does not, can never hold presidency here। वो participate जरूर करता है, but it does not hold presidency in this regard, okay? Further, 1975 में बना था जब ऑयल क्राइसिस हुआ था। सो वी नो दैट अरब और इजराइल के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तभी दिस लेड टू द ऑयल प्राइसेस। ऑयल मतलब इट वाज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट रीजन्स, तो ऑयल के दाम भी बढ़ गए थे। सो देयर वाज सम ऑयल क्राइसिस एंड दीज डेवलप्ड कंट्रीज वर रिलाइंग ऑन दीज कंट्रीज, राइट। तो इसके वजह से इन्होंने बोला कि जब 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ, let's see that we will create a body 1975 में, और हम ऐसे डिस्कस करेंगे ऐसे कोई ग्लोबल इश्यूज अगर हो जाते हैं तो। ये G7 का G8 भी हुआ था। इनफैक्ट नाउ इवन यूएसए सेइंग कि वापस से रशिया को लेना चाहिए, बट बाकी के कंट्रीज कहते हैं नहीं नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स चाइना हाँ बोलेगा, बट द अदर कंट्रीज आर लाइक नॉट सपोर्टिंग रशियाज इन्विटेशन इन दिस, ओके, इंक्लूजन इन दिस। तो रशिया इंक्लूड कब था? 1998 में इंक्लूड था, बट इसको हटा दिया था 2014 में। क्या हुआ था 2014 में? देयर वाज द एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया बाय रशिया, सो जिसके कारण दिस आल्सो हैड टू बी रिमूव्ड। नाउ इनिशियली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस था, लेकिन अभी इनका जो सेक्टर्स हैं इट वाज वेरी ब्रॉड। तो ये ग्लोबल इश्यूज के बारे में डिस्कस करता है, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड। इवन अगर आप अभी की मीटिंग की बात करें, इट इज टॉकिंग अबाउट AI, एनर्जी नेक्सस, क्वांटम रिलेटेड इश्यूज, राइट, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इनोवेशन। कितना ब्रॉड इसका डिस्कशन है, दिस इज व्हाट वी कैन सी। फर्दर देयर इज नो होस्ट, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, नो परमानेंट हेडक्वार्टर्स, सो one less headquarters to remember, but जो भी प्रेसिडेंट बनता है वहां पे मीटिंग्स होते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर वी हैड इटली, राइट, वी हैव जॉर्जिया मेलोनी जहां पे मीटिंग हुआ था। नाउ इट इज कनाडा, okay, and EU does not again hold any presidency is what we understand। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा G7 का। Now remember हमारे जो प्रधानमंत्री है कनाडा के अलावा ये 2 और कंट्रीज में जाएंगे। सो एक तो ऑलरेडी गए हैं, दैट इज साइप्रस, और अभी ये दूसरे कंट्री जाएंगे जो है क्रोएशिया। ओके, सो कल के न्यूज आर्टिकल पे वी प्रोबेबली लर्न अबाउट क्रोएशिया, बट फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट साइप्रस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू व्हाट इज साइप्रस। ये कहाँ की कंट्री है? तो पहले अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक्स, राइट। साइप्रस आप देखना चाहते हो मैप में, बिल्कुल यहाँ है, ठीक है, दिस इज द साइप्रस रीजन। सो यू हैव योर यूरोपियन कंट्रीज हियर, यहाँ पे टर्की है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, दिस इज साइप्रस, राइट। सो साइप्रस इज इन द मेडिटेरियन सी, राइट, इट इज द 3rd लार्जेस्ट एक आइलैंड है ये। सो विच आर द फर्स्ट 2 बिग आइलैंड्स? वी हैव सिसिली एंड सार्डिनिया, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स दैट वी सी। ओके, नाउ इसका जो कैपिटल है इज निकोसिया, दैट्स द कैपिटल। अभी जो प्रेसिडेंट हमने पिक्चर देखा है, it is Nikos Christodoulidis, okay, Nikos Christodoulidis, and ये geographically अगर आप देखो, it is closer to which country? Is it closer to Europe or is it closer to Asia?
It's closer to Asia, right? So closer to West Asia, but politically ये यूरोप का पार्ट है. So politically it's part of Europe. In fact it is also part of the European Union. In fact European Union में कितने countries हैं? Can you tell me how many countries are part of European Union? Use the chat box to answer. Okay. Now highest अगर हम देखें, highest point, this is Mount Olympus. Okay, Mount Olympus, and ये independent, in fact ये ब्रिटेन के कब्जे में था up till 1960, but इसके बाद ये independent हुआ है. Right now if you see, इवन अभी की बात करें, यहाँ पे टर्किश इन्वेजन्स भी हुए हैं, टर्किश इन्वेजन, जिसके कारण ये जो पूरा साइप्रस है ये दो हिस्सों में बट गया है. सो वी गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इज कॉल्ड द साइप्रस क्वेश्चन. इनफैक्ट यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक एंड टर्किश, और यहाँ पे ये मेंबर भी है यूरोपियन यूनियन का एवर सिंस 2004. सो नाउ कमिंग बैक टू आवर आर्टिकल, साइप्रस क्वेश्चन क्या है? ओके, साइप्रस क्वेश्चन 1974 में जब टर्किश ने इन्वेजन किया था, सो ईयर साइप्रस को डिवाइड किया था दो भागों में. फर्स्ट इज द नॉर्दर्न भाग विच इज अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ साइप्रस, जो कंट्रोल करता है बाय टर्की, ये रिकॉग्नाइज करता है बाय टर्की. ओके, व्हेयरएज द 2/3 पार्ट जो साउथ में है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज रिपब्लिक ऑफ साइप्रस. ठीक है, सो वन पार्ट टर्की, द अदर पार्ट साइप्रस. नाउ इंडिया और साइप्रस यहाँ पे सपोर्ट करता है अ बाइजोनल बाई कम्युनल फेडरेशन विद पॉलिटिकल इक्वालिटी. नाउ ये यूएनएससी ने बोला कि ये दो रीजन्स जो है, राइट, इट शुड बी मोर पीसफुल, ओके, इट शुड बी मोर इक्वालिटी, ओके, एंड बाई कम्युनल फेडरेशन. यहाँ पे यूएनएससी ने बोला कि हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज ग्रीन लाइन. तो एक लाइन बनाता है which is called as a buffer zone between the north and the south, between the Turkey and the actual Cyprus. तो ये हम देखते हैं the Cyprus question and India is supporting in this. Now if you see, आपने सोचा होगा ये साइप्रस इतना छोटा रीजन है, क्यों गए होंगे प्रधानमंत्री? What is the reason for it? Because India wants to increase the relations with the European countries. So if you see, Cyprus ने also हमको support किया है in various challenges. जैसे अभी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को एक अवार्ड दिया है. What is the highest civilian award? This is called as the Grand Cross of the Order Makarios 3. इनको प्रधानमंत्री को दिया. जैसे हमारा भारत रत्न होता है, उनमें यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है जो प्रधानमंत्री को दिया है. Now Modi dedicated it to the Indian Cyprus friendship, okay, and shared democratic values. साइप्रस ने हमको सपोर्ट किया यूएनएससी के मेंबरशिप में, यानी हम P5 के मेंबर बने, जो अभी कंट्रीज सिर्फ 5 हैं, जैसे यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना. ये बस 5 कंट्रीज हैं. ये कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी यहाँ पे बन जाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, बट चाइना नहीं चाहता कि हम बने. दैट्स अनदर इशू. फर्दर कश्मीर इशू पे भी हमको यहाँ पे सपोर्ट किया है. क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हमको यहाँ पे बैकलैश मिला है पाकिस्तान से, उसमें भी हम देखते हैं साइप्रस ने हमको सपोर्ट किया है. इंडिया इज गोइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस बिकॉज हम देखते हैं कि साइप्रस यहाँ पे ईयू का काउंसिल प्रेसिडेंसी बनेगा. कब? अगले साल 2026 में. सो वी वांट टू इंक्रीज आवर टाइज विद द यूरोपियन कंट्री वाया साइप्रस. इसीलिए वी हैव आवर मोटिव्स वेरी सेट, वेरी क्लियर, कि इससे हम चाहते हैं कि ज्यादा ट्रेड हो, ज्यादा कोऑपरेशन हो इन कंट्रीज के साथ. राइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू शाह, यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह. इन्होंने लॉन्च किया है टेक प्लेटफॉर्म फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? लेट्स अंडरस्टैंड. देयर आर 3 such you can say initiatives. So what are the 3 initiatives? The first initiative is integrated control room for emergency response. Okay, now इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि अगर मान लो कोई डिजास्टर होता है, वी विल गेट रियल टाइम डिजास्टर रिस्पॉन्स. और ये कैसे मिलेगा? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सैटेलाइट्स, राइट, बाय स्ट्रीमलाइनिंग सैटेलाइट डेटा टू द रेस्क्यू एजेंसी. जो भी रेस्क्यू एजेंसीज में है उनको डायरेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन पता चलेगा सैटेलाइट इमेजरी की वजह से, सैटेलाइट के डेटा की वजह से. सो दैट इज द फर्स्ट डेटा. Second, you can say app is what? National Disaster Database for Emergency Management Light 2.0.
तो ये एक नेशन वाइड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस होगा. सो दिस इज फॉर द होल नेशन वाइड, so that we get actual response, actual data, and this will also get coordination. This will help in coordination at all levels, even in the remote regions. तो second वाला क्या है, एक पूरा database होगा for emergency management. Okay, थर्ड इज स्पेशली फॉर आसाम. तो ये पूरे आसाम को यहाँ पे डिवाइड करेगा विद रिगार्ड टू रीजन्स, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है. सो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ एटलस फॉर आसाम. ओके, तो इसके कारण सैटेलाइट बेस्ड इमेज एनालिसिस होगा. उसके अलावा हम देखते हैं वी विल बी एबल टू रेगुलेट द फ्लड प्लेन डेवलपमेंट, फ्लड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट. तो पूरा मैपिंग करने से कि कहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जहां पे ज्यादा फ्लड्स होते हैं, वी विल बी एबल टू गिव एड एंड प्रोटेक्शन टू दी आसाम रीजन. तो ये 3 हमने एप्स बनाए हैं, 3 यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, राइट, ताकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से करें. तो वाई हैज अमित शाह गिवन दिस? दिस वाज इन द रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस था विद रिगार्ड टू द सेक्रेटरीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. तो इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इनॉग्रेट किया ये ऐप या प्लेटफॉर्म. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो मेजर बॉडी है, इज कॉल्ड एज NDMA. That is National Disaster Management Authority. Can you tell me who heads this particular authority? National Disaster Management Authority को head कौन करते हैं, ये आपको मुझे बताना है. Okay? Now this was created 2005 के एक्ट के दौरान. एक्ट का नाम है National Disaster Management Act. ठीक है, तो एक्ट के अंदर आया अथॉरिटी एंड 2006 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ. सो 2005 में एक्ट आया, 2006 में एक्चुअल में बना. दैट इज विद रिगार्ड टू NDMA. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है शिपकीला पास. ओके, सो शिपकीला पास अगर हम देखें, ये अभी बना है, इस बंद हुआ था, अभी ये ओपन किया है, इसीलिए ये न्यूज में है. सो वेयर इज शिपकीला पास? शिपकीला पास इज इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वन लाइन आ सकता है. ये बहुत ऊंचे 3930 मीटर्स हाई है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ पे है. सो वेयर इट इज कनेक्टिंग? इट इज कनेक्टिंग तिब्बत एंड हिमाचल प्रदेश, राइट. तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को ये कनेक्ट कर रहा है. सो दिस वाज क्लोज बट नाउ इट हैज बीन ओपन. और ये डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट एनी परमिट. ओनली यू रिक्वायर एंड आधार कार्ड. सिर्फ आधार कार्ड है, काफी है. ओके, इसके कारण टूरिज्म बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एंड दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया. तो व्हाई वाज इट क्लोज्ड? ये क्लोज इसीलिए था बिकॉज ऑफ द 1962, जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हुए थे. द इंडिया चाइना वॉर दैट हैपेंड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962. तो इसकी वजह से हमने ये बंद किया एंड दिस डिस्ट्रप्टेड ट्रेड. फर्दर हम देखते हैं कि डोकलाम स्टैंड ऑफ. ये डोकलाम स्टैंड ऑफ क्या है? ये 2017 में हुआ था. एंड डोकलाम इज अ रीजन यू नो वेयर इंडिया, भूटान एंड चाइना. ठीक है, ये रीजन इन 3 रीजन्स के बीच में, 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, भूटान एंड चाइना. तो ये डोकलाम स्टैंड ऑफ में हम देखते हैं चाइना ने एक ब्रिज बनाया था, एक रोड बनाया था इन दिस डोकलाम रीजन, जिसके कारण भूटान को ऑब्वियसली गुस्सा आया बिकॉज वो कंसिडर करता है वो अपना रीजन है और हम भूटान के दोस्त. ठीक है, वी कंसिडर भूटान एज आवर एलाई. तो जब ये हुआ, हमने यहाँ पे मिलिट्री तैनात की, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन. सो ये 73 डेज चला एंड फाइनली डीएस्केलेट हुआ बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज. तो ये है डोकलाम स्टैंड ऑफ. तो इसकी वजह से भी हमने यहाँ पे कुछ हुआ नहीं. फिर कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में दिस was never opened. Okay, now there has been a change. Now it was changed. Now if you see, this is historically it was a very good connections with regard to India and Tibet, जहाँ पे हम ये ट्रेड रूट, एक इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट था एंड 15th century तक से ओपन है. इनफैक्ट it seems there was a song, there was a folklore जहाँ कहता है कि till the कैलाश मानसरोवर river dries, till then the agreement will continue. Okay, जब तक वो जो पानी है ड्राई नहीं होगा तब तक ये अग्रीमेंट तो चला रहेगा. बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद हुआ था इन द मिडिल, राइट. तो अभी ये वापस से ओपन हुआ है. सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर द
हिमाचल प्रदेश रीजन। नाउ व्हाई द ओपनिंग इज सिग्निफिकेंट? इससे पता चलता है कि हमको परमिट नहीं चाहिए, केवल आधार कार्ड काफी है। ओके, दिस विल ऑल्सो रिज्यूम ट्रेड, टूरिज्म बढ़ेगा। फर्दर एससी और एसटी कम्युनिटीज जहाँ पे वो मेजरली रहते हैं हिमाचल प्रदेश के इस रीजन में, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे ये ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज। इनफैक्ट तिब्बत रीजन के साथ उनके सरनेम्स बहुत कॉमन है। दैट इज हाउ कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज दे हैव। फर्दर ये एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट करेगी, तो हमारे कंट्री में ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेके आएगा दिस रीजन में। सो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, उनकी चीजें हमको मिलेगी, हमारी चीजें उनको मिलेगी। सो दैट इज हाउ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव। एंड ये प्रोटेस्ट भी किए थे लाइक विद रिगार्ड टू कन्नौर इंडिया चाइना ट्रेड। इनफैक्ट दे रिक्वेस्टेड कि ये ओपन हो जाए वापस से, एंड नाउ इट हैज हैपेंड। तो हमको क्या मिलता है तिब्बत से, हमको इंडिया, और उनको क्या मिलता है इंडिया से, ये भी थोड़ा देखते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया, इंडिया को मिलता है वुल विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, horses, goats, yak products like skin, hair and so on, devotional items like rosaries, prayer wheels and so on, बहुत सारे मिनरल्स एंड मेटल्स भी मिलते हैं, टर्कोइज, गोल्ड एंड सो ऑन। ऑन द अदर हैंड, इंडिया से तिब्बत में क्या जाता है? तिब्बत को यहाँ पे मिलता है फूड ग्रेन्स लाइक बार्ली, बीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस। अदर आइटम्स लाइक फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स, स्पाइसेस, टोबैको, ओके। ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा मिलता है लाइक टर्कोइज। दीज आर मेनली इंपॉर्टेंट गोइंग फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा शिप की ला पास से। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू एन इनॉग्रल असेंबली with regard to the International Big Cat Alliance, okay? तो International Big Cat Alliance का यहाँ पे मीटिंग हुआ था, एंड अभी इनके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है भूपेंद्र यादव। Now who is भूपेंद्र यादव? He is the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, okay? Environment Minister and Climate Change के यहाँ पे मिनिस्टर है, और इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया है IBCA का। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, ये फॉर्मुलेट हुआ था 2023 में, आइडिया आया था, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि 5 इयर्स के लिए हम यहाँ पे 7 ऐसे जंगली बिल्ली को कंजर्व एंड प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लुकिंग एट टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, jaguar and puma, ठीक है। ये एनिमल्स है। कितने एनिमल्स हैं? 7 एनिमल्स हैं। इसमें से 2 इंडिया में नहीं मिलते हैं, वी ऑलरेडी डन दैट, jaguar and puma, these are the 2 animals don't find in India, rest 5 are found in India, राइट। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही होगा। कहाँ पे? इट्स गोइंग टू हैपन इन दिल्ली, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट सच मीटिंग, एंड यहाँ पे डिसाइड किया था विद इक्वल कंसेंसस कि यस वी हैव द एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो बनेंगे प्रेसिडेंट। इनफैक्ट इनके जो डायरेक्टर है, ओके, दैट इज फॉर्मर IFS बनेंगे SP यादव, जो डायरेक्टर जनरल बनेंगे IBCA के। कौन होगा डायरेक्टर जनरल? SP यादव, ठीक है। ये याद रखना है आपको। वैसे 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया है। वी हैव लाइबेरिया, एस्वाटिनी, कंबोडिया, सोमालिया, ओके, गिनी, ये सब कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ 95 कंट्रीज जहाँ पे ये जंगली बिल्ली आपको मिलता है। ओके, सो 95 कंट्रीज का ये कोलिशन हम देखते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से अलायंस बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय इंडिया। तो इनमें यहाँ पे फंडिंग भी दिया है। फंडिंग है 150 करोड़ का फंडिंग इंडिया से आया है। 150 करोड़ फंडिंग इंडिया से आया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस अलायंस। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल हम देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने एक इनॉग्रेट किया है और फ्लैग ऑफ किया है जो मूवमेंट जाएगा लोकोमोटिव्स, यानी कि रेलगाड़ी हम दूसरे कंट्री को भेज रहे हैं। कौन से कंट्री को भेज रहे हैं? गिनी। गिनी जो कंट्री है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री,
ठीक है, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, उनको हम क्या दे रहे हैं, लोकोमोटिव्स। हम यहाँ पे 150 ऐसे लोकोमोटिव्स, यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हो आप, ऐसे लोकोमोटिव्स हम भेजेंगे गिनी को, विच इज इन द नेक्स्ट 3 years, राइट। नाउ ये जो है ये कौन प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा एक मारो करके है, इट्स मारहोरा, ओके मारहोरा। ये कहां पे है, ये है बिहार में, ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन बिहार। सो इट इज द डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो मारहोरा में है, विच इज इन बिहार। तो ये वहां पे प्रोडक्शन करेगी एंड हम देखते हैं कि ये जो अलायंस है, मारहोरा जो कंपनी है, ये 2 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब एक जगह से वीसी इंडियन रेलवेज यहाँ पे बना रही है और उनके अलावा हम देखते हैं एक अमेरिकन वाली, ओके, इट इज जीई ट्रांसपोर्टेशन जो अमेरिकन कंपनी का एक पार्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग कि हमने एक ऐसा इंडियन रेलवेज ने डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोकोमोटिव्स, पहली बार ऐसा दिख रहे हैं हम कि इंडियन रेलवेज ने खुद यहाँ पे बना के हम भेजने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 years। दैट इज व्हाई दिस कुड बी आस्क्ड एज अ वन लाइनर आल्सो, सो यू हैव टू नोट डाउन। इसके अलावा एक वंदे भारत ट्रेन भी होगा पाटलिपुत्र जो बिहार में, ऑल द वे टू गोरखपुर इन यूपी, यहाँ पे भी एक वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होगा। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द रीसेंट अपडेट्स इन द रेलवे सेक्टर। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और प्रोडक्शन, जहाँ पे लोकोमोटिव, ये जो रेलगाड़ी कहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे 5 जगह है, तो कहाँ पे है तो एक बार देखते हैं। सो वी हैव Diesel Locomotive Works, which is in Varanasi, Diesel Modernization Works, Patiala, Punjab, Chittaranjan Locomotive Works, okay, this is in Chittaranjan जो है वेस्ट बंगाल में। Then we have Electric Loco Assemble and Ancillary Unit, ये है दनकुनी, this is also in West Bengal, and Greenfield Electric Loco Factory which is in Madhepura in बिहार। तो ये कुछ और ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो बनाते हैं लोकोमोटिव्स, राइट। लेट्स प्रोसीड to the next article which is Axiom 4 mission। तो Axiom 4 mission हम देखते हैं जो बंद हुआ था उसका डेट था 8 जून को, फिर बोला कि 10 जून 11 जून को होगा, अभी यहाँ पे शेड्यूल कब किया है 19 जून को, ठीक है। दिस इज द न्यू डेट, यानी 2 दिन में हम देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में होता है कि नहीं। Why is this important for us? Why is India so interested in this? Because इंडिया के एस्ट्रोनॉट यहाँ पे जाएंगे जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन Shubhanshu Shukla। So why were it's postponed so many times? It was postponed many times because of, एक तो है हम देखते हैं कि वेदर का अपडेट्स था, वेदर इवेंट्स वर वेरी बैड। द सेकेंड थिंग वाज व्हेन देयर वाज एन, जो Falcon 9 का जो रॉकेट है, it was considered there was a leak of the fuel, okay, liquid LOX, okay, liquefied oxygen fuel जो है ये लीकिंग और सब होने लगा, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि डिले करते हैं। सो नाउ इट इज न्यू डेट इज 19th, ओके। तो हमने ऑलरेडी देखा है इसके बारे में बहुत बार कि इसका जो रॉकेट का नाम है Falcon 9, इसके अंदर जो स्पेस क्राफ्ट है इसका नेम है SpaceX Crew Dragon। ऑल ऑफ दैट वी सीन इन द पास्ट वीक। आई होप यू हैव बीन वॉचिंग एंड कीपिंग अ नोट ऑफ द सेम। ये जो एक्सियो मिशन में क्या होगा, इसमें कुछ यहाँ पे नए डेवलपमेंट आए, तो ये थोड़ा हम देखेंगे। तो एक्सियो मिशन में ये 14 दिन होगा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे मान लो कि एक लेबोरेटरी है स्पेस में, ओके। तो ये इसरो और एक्सियोम स्पेस यहाँ पे दोनों साथ मिलकर करेंगे। इंडिया से जो शुभांशु शुक्ला जी है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स, 7 एक्सपेरिमेंट्स। सो जस्ट गो थ्रू द लिस्ट। एक है माइक्रोग्रेविटी रेडिएशन ऑन माइक्रोएल्गे, सैलेड सीड्स का स्प्राउटिंग कैसा होता है स्पेस में, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा रेडिएशन को ले सकते हैं, मरेंगे नहीं। जैसे कि अगर हम 3 से 5 ग्रेज का रेडिएशन, ग्रे इज द मीडियम, ओके, इट्स लाइक द यूनिट। सो 3 to 5 ग्रेज का अगर हमको मिलता है हम मर सकते हैं। पर ये जो टार्डिग्रेड है ये 3000 या 5000 भी रेडिएशन तुम उसको दो, कुछ नहीं होता इसको, ठीक है। सो दैट इज टार्डिग्रेड जो स्पेस में पाया जाता है। तो उसका हम सर्वाइवल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी हम चेक करते हैं। फिर मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स ऑन मसल रीजनरेशन, तो अलग अलग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं इसका मसल में क्या इफेक्ट है स्पेस में वो भी देखेंगे।
ह्यूमन इंटरैक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस, ये भी हम देखेंगे स्पेस में कैसा होता है. कंपैरेटिव ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरियम, ओके, दिस इज algae. देन फाइनली इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन फूड क्रॉप्स. तो अलग अलग ऐसे 7 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स है. यू कैन जस्ट हैव अ रीड थ्रू अबाउट इट. ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू द प्रोग्राम जहाँ पे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं. राइट, फर्दर वी हैव द सेंसेस. ये अभी हमने बहुत, इनफैक्ट आई हैव डन अ सेपरेट MIT, okay, the most important topic. So if you've not watched that, I urge you please watch that because हमने already बहुत बार ये किया है and I've covered that here. तो आज वापस से इंडिया ने कैसे सेंसस कंडक्ट करेगा, जो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, ये वापस से यहाँ पे बताएगा. ओके, सो विद रिगार्ड टू हमारा सेंसस जो होगा, रेफरेंस डेट नया है March 1st 2027. ये बताया गया है फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड फॉर सम स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड. ये जो होगा it is going to be from October 1st 2026. that will be the reference date, right? यहाँ पे 2 हिस्से होंगे. आप हाउसेस की गिनती करते हो, हाउस एन्यूमरेशन है एंड पॉपुलेशन, यू नो, विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन. सो ये सब हमने ऑलरेडी कवर किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग दैट. प्लीज वॉच द MIT फॉर द कवरेज. बट देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कवर्ड हियर व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, कि ये जो सेंसस है ये कैसा अलग है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेंसस. प्रीवियस सेंसस हुआ था 2011 में, अभी का जो सेंसस है 2027. सो वी जस्ट गोइंग टू हैव अ क्विक रिकैप. ऑलराइट, फर्स्टली पहले का मेथड था पेपर बेस्ड, राइट? यू कुड सी समबडी कमिंग एंड एक्चुअली गिविंग, अच्छा कितने लोग हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है, सब कुछ लेते थे. ये जो होगा इट विल बी डिजिटल. सो फर्स्ट टाइम वी एवर सीइंग अ डिजिटल सेंसस. सेकेंडली, कास्ट डेटा सिर्फ SC और ST के बारे में लिया था. अभी यहाँ पे ऑल कास्ट कैटेगरीज इंक्लूड होंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट्स डिफरेंट. लोकेशन ट्रैकिंग, यहाँ पे तुम्हारा पूरा मैनुअल मैपिंग होगा. ओके, विद रिगार्ड टू 2011 ये मैनुअल मैपिंग, यानी कि एक्चुअल में ये डायरेक्शन देखते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर पेपर बेस्ड, राइट? व्हेयरएज इन दिस यू हैव GPS टैगिंग, जियो फेंसिंग, तो सब कुछ ये कंप्यूटराइज्ड होगा, राइट? दैट इज विद रिगार्ड टू 2027 सेंसस. फर्दर डेटा एंट्री जो है, ये जो भी बताता है वो फ्री टेक्स्ट में लिखते हैं. बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन, नए सेंसस में ड्रॉप डाउन, यू नो, व्हेन यू क्लिक ऑन द डन यू कैन सिलेक्ट व्हाट कैटेगरी यू आर, व्हाट इज द एज. तो पूरा ये ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप भी नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज विद रिगार्ड टू द ड्रॉप डाउन कोड डायरेक्टरीज. एरर हैंडलिंग, सेंसस कंडक्ट करने के बाद एरर्स को यहाँ पे चेक किया जाता है, पर यहाँ पे तुमको ऑलरेडी रियल टाइम एरर्स पता चलेगा. ओके, वैलिडेशन मिलेगा. दैट इज हाउ दिस विल हेल्प यू. फर्दर पब्लिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे खुद सेंसस का डेटा नहीं भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शनल सेल्फ एन्यूमरेशन वाया अ पोर्टल या ऐप के थ्रू भी आप यहाँ पे खुद से डेटा दे सकते हो. सो दैट इज द, you can say, difference between the old census of 2011 and the new census 2027. Let's proceed to the next article. अगला जो article है it is with regard to FATF. So FATF क्या है, इसने क्या किया, ये जल्दी से देखते हैं. Financial Action Task Force is the full form of this body. इन्होंने अभी for the first time हम देखते हैं कि condemn किया है पहलगाम में जो terror attacks थे, right, 22 अप्रैल को इन्होंने condemn किया और बोला है कि terror supporters जो है ये इनको consider them as red flags, right? Consider them as इन्होंने चेक करना है कि ऐसा जो कंट्रीज करते हैं इनको बंद करना है. तो FATF का रोल क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट नाउ. FATF 1989 में बना था. इट इज बाय द ग्रुप ऑफ 7, दैट इज G7 जो कंट्रीज हमने देखे थे उन्होंने ही बनाया था. तो ये मीटिंग जो हुआ था ये पेरिस में हुआ, इसीलिए इनका हेडक्वार्टर्स भी पेरिस में ही है. ओके, ये 38 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग रशिया, जिसका एक्चुअल में मेंबरशिप सस्पेंड किया गया है. इट्स करेंटली सस्पेंडेड. Okay, FATF में it's not the member, but India is also a member in 2010, so we are part of these 39 groups. और यहाँ पे बॉडी का फोकस है कि it disseminates international standards to combat money laundering, फाइनेंसिंग टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन, यानी कि जो कंट्रीज सपोर्ट करती है टेररिज्म को, इसको यहाँ पे वो लगाते हैं 2 लिस्ट में. एक है ग्रे लिस्ट और दूसरा है ब्लैक लिस्ट. ग्रे लिस्ट में एक वार्निंग जैसा होता है, जैसे पाकिस्तान वाज इन द ग्रे लिस्ट बट नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट.
ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज हैं यहाँ पे सैंक्शंस लगाते हैं. ओके, बट इफ यू सी देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो कि यहाँ पे कोई नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसका इफेक्टिवनेस तो ज़्यादा नहीं है. तुम लगाते हो पर इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है. इज ऑल्सो बहुत मेनी अदर क्रिटिसाइज करते हैं इस बॉडी को. बट वाई इज दिस particular event important for us is because अभी तक FATF ने केवल 3 बार कंडेम किया है कोई इवेंट को, और ये पहलगाम टेरर अटैक has been condemned by FATF and that is why it can be asked with regard to the body. Right? Let's proceed to the last article of the day. Last article is with regard to SIPRI report. ठीक है, तो SIPRI ने एक ईयरबुक दिया है और SIPRI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये ईयरबुक जो है ये SIPRI ने दिया है. Let us also quickly see SIPRI. Okay? SIPRI जो है 1961 में बनी थी. द फुल फॉर्म ऑफ SIPRI इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो ये बनी थी 1961 में, और ये डेटा देता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा खर्चा करती है विद रिगार्ड टू इम्पोर्ट्स of defense equipments, exports of defense equipments. It talks about किसके पास ज़्यादा arms and ammunitions है. ये सब ये डेटा देता है. ठीक है. सो न्यूक्लियर वॉरहेड एस्टिमेट, इसमें पता चल रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड एज कंपेयर्ड टू हमारे नेबर्स, दैट इज पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है. इट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. लेकिन चाइना सबसे आगे है. चाइना इज फार अहेड. चाइना हैज 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स. तो हमारा चाइना जो है इसके थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज इसके पास बहुत सारी न्यूक्लियर ऐसे मिसाइल्स और सब है. इंडिया के पास कौन से हैं? इफ यू टॉक अबाउट इंडिया के पास ऐसे मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अग्नि. ओके, अग्नि 5 जो कॉन्टिनेंट दूर यहाँ पे तुम टारगेट कर सकते हो. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स. राइट, यू हैव, इंडिया ने खुद बनाए हैं. अरिहंत है, अरिघत है, तो दीज आर सबमरीन्स. फिर हम एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, तो विशाल, INS विशाल करके है. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पास कैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं. राइट नाउ देयर इज ऑल्सो विद रिगार्ड टू आर्म्स ट्रेड. ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंडिया का जो रैंक है इंपोर्ट में, हम सेकंड में है. फर्स्ट कंट्री कौन सी है? यूक्रेन. तो ये 5 कंट्रीज की बात करें, यूक्रेन, इंडिया, कतार, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, ये टोटली 35% ऑफ द टोटल आर्म्स इंपोर्ट करते हैं. 35%. सो इट इज अ वेरी हाई नंबर दैट वी कैन सी. ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू द SIPRI रिपोर्ट, एंड दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल. टुडे वी हैड सो मेनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, so I couldn't skip any. I will see you in the next video where I will be discussing 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.